अध्याय 5 को अब शुरू कर लेते हैं। तो अध्याय 5 में है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वाले अध्याय में ज़्यादा कुछ बताने लायक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समांतर श्रेणी को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखो 1 2 ये 3 और ये 4, ये क्या है? ये एक श्रेणी है। अभी ये सिर्फ एक श्रेणी के रूप में है। ये समांतर श्रेणी कब होगा? जब इसका जो डिस्टेंस है वो समान प्राप्त होगा, तब ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो चलो देखो समांतर श्रेणी ये कहला रहा है कि नहीं कहला रहा है। तो क्या करेंगे, पीछे वाले पद में आगे वाले पद को घटा देते हैं। तो पीछे वाला पद क्या है? 2 है। आगे वाला पद क्या है? 1 है। घटा दो तो कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से पीछे वाले पद में फिर आगे वाले पद को घटा दो, तो 3 - 2 घटाते हैं तो यहाँ भी 1 प्राप्त हो गया। फिर पीछे वाले पद में आगे वाले पद को घटा दो, तो 4 - 3 = 1। तो देखो सभी में, तीनों में कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। तो सभी का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यही क्या है? इसी को हम सार्वंतर भी कहते हैं। जो समान राशि प्राप्त होना मतलब सार्वंतर कहलाता है। अगर सार्वंतर का मान अगर सभी में समान आ रहा है तो ये क्या है? ये एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गया। चलो अब आगे प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो पहला जो प्रश्न है उसे हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यहाँ आप एक चित्र के माध्यम से समझो इसे। ये एक सड़क है, ठीक है। ये हो गया 1 किलोमीटर यहाँ तक आने पर, ये हो गया दूसरा किलोमीटर, ये तीसरा और ये चौथा किलोमीटर। अगर टैक्सी जो ड्राइवर है वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हो, इसके आगे और किलोमीटर जाना चाहते हो, तो आगे के जो किलोमीटर उसका किराया कम हो जाएगा, 8 रुपया, फिर 8 रुपया हो जाएगा, फिर इसका भी 8 रुपया हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये प्रथम हो गया, ठीक है। तो प्रथम पद को हम क्या मान सकते हैं? प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, प्रथम पद को हम A1 से दर्शाते हैं। तो A1 कितना आ गया? 15 आ गया। इसी तरह से A2 निकाल लो। A2 क्या होगा? पहला और ये दूसरा दोनों किलोमीटर को जोड़ दो, तो ये हो गया 15 + 8 = 23। फिर A3 निकाल लो। इन दोनों को जोड़ेंगे, साथ ही साथ इसको भी जोड़ेंगे, तो 15 + 8 + 8 = 31। फिर A4 निकाल लो। तो 15 + 8 + 8 + 8 सभी को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी है या नहीं ये अब हम सिद्ध करते हैं। तो चलो चेक करते हैं। पहले एक श्रेणी बना लो। तो ये हो गया 15, 23, 31 और 39। अब क्या करेंगे समांतर श्रेणी सिद्ध करने के लिए? समांतर श्रेणी तभी सिद्ध होगा जब हमारे सार्वंतर का जो मान है वो समान आए। तो सार्वंतर को हम दर्शाते हैं डी से। पीछे पद में आगे पद को घटा देते हैं, तो 23 - 15 बराबर यहाँ पे प्राप्त हो गया 8। इसी तरह से एक और को हल करके देख लेते हैं। तो पीछे में आगे को घटा देंगे, 31 - 23 = 8। तो देखो 2 में सेम प्राप्त हो रहा है, तो तीसरा में भी सेम प्राप्त होगा। तो मतलब क्या है? इसका जो डिस्टेंस है वो सभी में 8 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। यही क्या है? इसका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पे बेलन में कितना हवा भरा है वो तो नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? मानेंगे। और मानेंगे क्या? यहाँ पे हम x से नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम x मानेंगे तो यहाँ पे हम AP सिद्ध नहीं कर सकेंगे। तो क्या मानेंगे? संख्या मानेंगे। तो कौन सी संख्या मानेंगे? आप जो भी संख्या मानना चाहो मान सकते हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं संख्या मान लेता हूँ 20। तो उससे मैं प्रथम पद दर्शाता हूँ।
A1 को मैं 20 मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कहा है यहाँ पे, अगर मानो हवा कितना भरा है, यहाँ पे माना भी लिख लो, माना A1 20 है, मतलब उस सिलेंडर में 20 हवा भरा हुआ है। ठीक है, ये लगभग एक मान है, 20 हवा भरा हुआ है मान लो। तो अगर मैं इसमें से 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देता हूँ तो A2 प्राप्त हो जाएगा। तो 20 सही 4, मतलब यहाँ पे 5 हवा भरा है। अब फिर आगे फिर जाते हैं, जो 5 हवा भरा है इसमें भी अब चौथा हिस्सा निकाल देते हैं यहाँ भी, तो A3 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/4। अब इसे एक श्रेणी के रूप में लिख लो, 20, 5 और 5/4। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस सिद्ध करते हैं, तो इसको दर्शाते हैं D से, पीछे पद में आगे पद को घटा दो। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया -15 प्राप्त हो गया। देखते हैं दूसरे में भी -15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या सिद्ध हो जाएगा, समांतर श्रेणी सिद्ध हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी सिद्ध नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। ये हो गया, पीछे पद में आगे पद को घटाएंगे, 5/4 -5, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका जो लघुत्तम आ गया वो 4 आ गया, 5 चौक 20 माइनस और ये 5 हो गया, तो ये आ गया -15/4 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे कितना है -15 और ये आ रहा है -15/4। तो क्या ये मान AP है? नहीं है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, समझ में आ गई ये भी। आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के बाद 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है? AP ही सिद्ध करना है हमें इसमें भी। तो यहाँ पे प्रथम 1 मीटर अगर खुदाई करता है तो उसे 150 रुपये की लागत आती है। तो यहाँ पे लिखो A1 का मान कितना है, 150 आ रहा है। तो A2 का मान क्या हो जाएगा? A2 का मान अब आगे बढ़ते जाए, जैसे ही आप 1 मीटर खोदे उसके बाद जब दूसरा मीटर खोदते हो तो वहाँ पे आपको कम पैसा मिलेगा, 50 रुपये कम। फिर A3 फिर जाओगे तो फिर कम पैसा मिलेगा, मतलब कितना 50। तो सिर्फ शुरू बस में आपको 150 मिलेगा, उसके बाद हर बार जितना मीटर आप खुदाई करते जाओगे हर मीटर के 50 रुपये आपको सिर्फ मिलते जाएगा। तो यहाँ पे A1 का मान 50, दूसरे में खुदाई करते हैं तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर मतलब 2 मीटर खुदाई कर रहे हैं तो 50 आ जाएगा। तो ये हो गया 200 रुपया। इसी तरह से A3 का मान हो गया 150 प्लस फिर 1 मीटर का, फिर 50, फिर 1 मीटर और खुदाई कर रहे हैं तो फिर 50, मतलब ये 1 मीटर, ये दूसरा मीटर और तीसरा मीटर तक की खुदाई करने का जो रेट है वो यहाँ पे आ रहा है 250। अब देख लेते हैं ये AP है कि नहीं। तो यहाँ पे एक श्रेणी बना लेते हैं, 150 फिर 200 फिर 250। D का मान निकाल लो, तो पीछे वाले पद में आगे वाले को घटा देना है। तो यहाँ पे 50 आ गया। एक और बार देखो इसको, इस पीछे वाले पद में अब इस वाले को घटा दो, तो ये हो गया 250 माइनस 200 बराबर 50। तो देखो यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, मतलब डिस्टेंस जो है वो 50 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रश्न है वो क्या है, समांतर श्रेणी है, मतलब AP है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पे जो दिया है 10,000 वो मूलधन है और 8% दर है। तो यहाँ पे लिख लो P बराबर 10,000 रुपये, R बराबर 8% और समय जो है वो यहाँ पे नहीं दिया है। अब मिश्र धन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मतलब हम प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष मतलब पहले निकालेंगे 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का मिश्र धन, इसको हम दर्शाते हैं A1 से। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालो। तो P सूत्र क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, P बराबर, सॉरी ये नहीं है, P 1 प्लस R/100 और ये रहा T। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे मिश्र धन ज्ञात करने के। तो यहाँ पे P का मान कितना है, P का मान है 10,000
1 प्लस आर का मान 8% अपान 100 और कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष, मतलब टी का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे हल करो तो ये हो गया 10,000 गुणित ये हो गया 4 दूनी और 4 पच्चीसा, 25 से कम 25, 25 दू 27, तो 27/25 आ गया। 25 से कम 25 चौक और 25 डबल जीरो, ठीक है। तो ये आ गया 412 में, 25 से कम में कट गया, ये 412 में कट गया। इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा ये 108 हो गया, 4 27 को 108 और ये डबल जीरो, ठीक है। तो 10,800 रुपया आ गया पहले वर्ष का मिश्र धन। इसे हमने किससे दर्शाया है, A1 से। अब दूसरे वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर, इसे हम दर्शाते हैं A2 से। तो फिर हो जाएगा ये 10,000 1 प्लस 8/100 और इस बार 2 वर्ष है, मतलब क्या होगा, टी का मान 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 10,000 गुणित ये पूरा कट के कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 और ये 25, 25 एकम 25 और 2 27, तो ये 27 और 2 बार है, तो मतलब 27/25 का 2 बार गुणा करेंगे। 2 बार यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो 25 से कम 25 और ये 400 बार में कट गया, फिर 25 से कम 25 और ये 25 छक्के 16 बार में कट गया। इन तीनों का गुणा कर देते हैं, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा 11,664 रुपये प्राप्त हो जाएगा। A2 का मान भी निकल गया। अब तीसरे वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का मिश्र धन, इसको हम दर्शाते हैं A3 से। तो ये हो गया 10,000 गुणित ये कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 27/25 आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख लो 27/25 का कितने बार होगा, 3 वर्ष है मतलब 3 बार, तो ये हो गया 27/25 और ये हो जाएगा 27/25। अगर ये पूरा कट फीट के मान जो प्राप्त हो रहा है उसका लगभग मान मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लगभग मान प्राप्त होगा 12,597 प्राप्त होगा। दशमलव में आ रहा है तो हम दशमलव को छोड़ देते हैं, ठीक है, दशमलव की कोई जरूरत नहीं। अगर इनमें दशमलव प्राप्त नहीं हुआ तो हम इसको भी बिना दशमलव के ले लेते हैं, ठीक है। तो लगभग मान इतना आ रहा है। अब A1 A2 A3 तीनों का मान प्राप्त हो गया, तो एक सीढ़ी बना लो, A1 A2 A3। A1 का मान कितना है, A1 का मान प्राप्त हुआ 10,800, A2 का मान प्राप्त हुआ 11,664 और A3 का मान 12,597। पीछे वाले पद में आगे वाले पद को घटा देते हैं, तो D निकाल लेते हैं। तो 11,664 में 10,800 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो गया 4, यहाँ पे 6 और ये 8 और ये हो जाएगा 16, मतलब 8, इतना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे D का मान कितना प्राप्त हो, 864। देखते हैं दूसरा में 864 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस वाले में अब इसको घटा के देखते हैं। तो 12,597 माइनस 11,664 घटा दो, तो ये हो जाएगा 4 3 प्राप्त हो गया। 9 में 6 घटाएंगे तो ये भी 3 प्राप्त हो गया, और ये हो गया 6 में, इसमें एक हासिल लेंगे 15 और 6, तो ये हो गया 9। तो देखो ये D का मान अलग है और ये D का मान अलग है, मतलब क्या है, ये जो मान है ये ये जो मान है ये क्या है, ये AP नहीं है, नहीं है। AP मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। चौथा प्रश्न समांतर श्रेणी नहीं निकला। चलो अब आगे हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। प्रश्न क्रमांक 2 है, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दिया है A का मान 10 दिया है और D का मान भी 10 दिया है। तो जो A का मान है इसे अगर हम A1 मानते हैं तो A1 का मान कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। इसके बाद A2 का मान निकालते हैं, तो A2 का मान कैसे निकालोगे, A1 प्लस D का मान जोड़ दो तो A2 का मान निकल जाएगा। तो ये 10 प्लस 10 बराबर, यहाँ पे आ गया A2 का मान 20। इसी तरह से A3 का मान निकाल लो, तो A3 का मान कैसे निकालोगे, A2 में D को जोड़ दो, A2 प्लस D मतलब 20 प्लस 10 बराबर, इसका मान आ गया 30। और 4 पदों तक का है, मतलब A4 तक के निकालेंगे।
तो ये हो गया A3 प्लस D बराबर 30 प्लस 10 बराबर 40। तो देखो 4 पद निकल गया। अब इसे समांतर श्रेणी के रूप में लिख लो। तो ये हो गया A का मान A1, A2, A3 और A4, 4 पद बन गया। A1 का मान है 10, A2 का मान है 20, A3 का मान 30 और A4 का मान 40। ये रहा। तो AP का मान यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो ये इसका आंसर है। ठीक, ये समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं दूसरा को। दूसरा में इस बार दिया हुआ है A बराबर -2 और D बराबर यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो ये पहला पद मान लेते हैं इसको। तो इसको A1 से दर्शाते हैं -2। A2 निकाल लेते हैं। A2 कैसे निकालते हैं? A1 में D को जोड़ देते हैं। तो A1 का मान कितना है? -2 और D का मान कितना है? सॉरी, यहाँ पे 0 है। D का मान 0 है। ठीक है, तो D का मान यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे A2 का मान कितना प्राप्त हो गया? A2 का मान भी -2 प्राप्त हो गया। इसी तरह से A3 का मान A2 में D को जोड़ देंगे। तो A2 -2 और D कितना है? 0। तो ये भी -2 प्राप्त हो गया। इसी तरह से A4 निकाल लो। तो A3 प्लस D बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। तो यहाँ पे AP का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -2, -2, -2 और -2। तो ये रहा 4 पदों तक इसका मान निकल गया। ये इसका आंसर है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलो आगे हल करते हैं। तीसरा आप लोग बना के देखना, मैं डायरेक्ट चौथा हल कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा भी बन जाएगा आपसे। चौथा थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फिलहाल तो ये भी प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पे A का मान दिया हुआ है -1 और D का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1/2। तो A1 का मान ये हो जाएगा -1। A2 का मान निकालेंगे तो A1 प्लस D कर देंगे। तो A1 का मान कितना है? -1 और D का मान कितना है? +1/2। तो यहाँ पे नीचे के दोनों मान बराबर नहीं, तो क्या करेंगे? बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में 2 प्राप्त हो जाएगा और ये 2 1 2, तो -2 प्लस 1, तो ये हो गया -1/2 आ गया। इसी तरह से A3 का मान निकाल लो। तो A3 का मान A2 प्लस D कर देंगे। तो A2 का मान कितना है? -1/2 और D का मान +1/2 है। नीचे के दोनों मान बराबर है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं और ये दोनों क्या है? घट जाएगा 0। तो ये पूरा मान 0 प्राप्त हो गया। इसी तरह से A4 का मान निकाल लो। A3 प्लस D कर देंगे। तो A3 का मान 0 है और D का मान 1/2। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 1/2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जो AP है वो प्राप्त हुआ -1, -1/2, 0 और 1/2। ये रहा AP का श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो गया। ये वाला मान समांतर श्रेणी है। इसी तरह से पांचवा भी बनेगा। तो पांचवा आप लोग बना के देख लेना। इसके बाद हम आगे अगले प्रश्न पे डायरेक्ट चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम तथा सार्वंतर लिखिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर हमें इसमें ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 3, यहाँ पे AP का मान जो है वो दिया है 3, 1, -1 और -3। ये मान दिया हुआ है। ये एक श्रेणी है। ठीक है, इस श्रेणी में जो सामने में रहता है वो क्या होता है? प्रथम पद होता है। मतलब ये A1 है। तो A1 का मान तो आसानी से निकल गया। अब D का मान निकालते हैं। तो D का मान कैसे निकालेंगे? पीछे वाले पद में आगे वाले को घटा देते हैं। तो पीछे वाला पद क्या है? -1 और आगे वाला पद क्या है? 3। घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया? -2 यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया। यहाँ पे A1 और D दोनों निकल गया। अब दूसरा को हल कर लेते हैं इसी में। तो दूसरा क्या है? श्रेणी दिया है -5, -1, 3 और 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रथम पद तो ये निकल जाएगा। सामने वाला क्या है? प्रथम पद होता है। तो A1 का मान -5 आ गया। D का मान पीछे में आगे को घटा देते हैं। तो -1 में इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा? पहले से माइनस है और माइनस में क्या होगा? प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा D का मान। इस तरह से ये भी बन गया। तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरा क्या है? 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 दिया हुआ है।
ये पहला पद निकल गया, A1 का मान 1/3 और D का मान पीछे में आगे को घटा देंगे, 5/3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3 प्राप्त हो जाएगा। चलो चौथा भी हल कर लेते हैं, तीसरा भी हल हो गया। चौथा है 0.6, 1.7, 2.8 और दिया हुआ है 3.9। ये एक श्रेणी है। इसमें पहला पद क्या बनेगा, पहला पद बनेगा 0.6 और D जो है वो पीछे पद में आगे को घटा दो, तो 1.7 में 0.6 को घटाएंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 1.1 प्राप्त हो गया। इस तरह से यहाँ पे प्रश्न तीसरे के सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है उसको हम लोग पार्ट 2 में हल करेंगे।